दोस्तों नमस्कार, मैं ओम प्रकाश तिवारी। सुनते हैं मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी की जीवनी सत्य के प्रयोग का अगला भाग यानी 19वां भाग। दोनों अधिकारियों का अपराध इतना प्रसिद्ध हो गया था कि उनके छूट जाने पर भी सरकार उन्हें रख नहीं सकी। दोनों बर्खास्त हो गए और एशियाई विभाग कुछ साफ हुआ। अब हिंदुस्तानियों को धीरज बढ़ा और उनकी हिम्मत भी बढ़ी। इससे मेरी प्रतिष्ठा बढ़ गई, मेरे धंधे में भी वृद्धि हुई। हिंदुस्तानी समाज के जो सैकड़ों पाउंड हर महीने रिश्वत में जाते थे, उनमें बहुत कुछ बचत हुई। यह तो नहीं कहा जा सकता कि पूरी रकम बची, बेईमान तो अब भी रिश्वत खाते थे, पर यह कहा जा सकता है कि जो प्रामाणिक थे वह अपनी प्रामाणिकता की रक्षा कर सकते थे। मैं कह सकता हूँ कि इन अधिकारियों के इतने अधम होने पर भी उनके विरुद्ध व्यक्तिगत रूप से मेरे मन में कुछ भी ना था। मेरे इस स्वभाव को वह जानते थे और जब उनकी कंगाल हालत में मुझे मदद करने का मौका मिला तो मैंने उनकी मदद भी की थी। यदि मेरा विरोध ना हो तो उन्हें जोहानिसबर्ग की म्यूनिसिपैलिटी में नौकरी मिल सकती थी। उनका एक मित्र मुझे मिले और मैंने उन्हें नौकरी दिलाने में मदद करना मंजूर कर लिया। उन्हें नौकरी मिल भी गई। मेरे इस कार्य का यह प्रभाव पड़ा कि मैं जिन गोरों के संपर्क में आया वे मेरी तरफ से निर्भय रहने लगे, और यद्यपि उनके विभागों के विरुद्ध मुझे लड़ना पड़ता था, तीखे शब्द कहने पड़ते थे, फिर भी वे मेरे साथ मीठा संबंध रखते थे। इस प्रकार का बर्ताव मेरा एक स्वभाव ही था। इसे मैं उस समय ठीक से जानता न था। यह तो मैं बाद में समझने लगा कि ऐसे बर्ताव में सत्याग्रह की जड़ मौजूद है और यह अहिंसा का एक विशेष अंग है। मनुष्य और उसका काम ये दो भिन्न वस्तुएं हैं। अच्छे काम के प्रति आदर और बुरे के प्रति तिरस्कार होना ही चाहिए। भले बुरे काम करने वालों के प्रति सदा आदर अथवा दया रहनी चाहिए। यह चीज़ समझने में सरल है, पर इसके अनुसार आचरण कम से कम होता है। इसी कारण इस संसार में विष फैलता रहता है। सत्य की शोध के मूल में ऐसी अहिंसा है। मैं प्रतिक्षण यह अनुभव करता रहता हूँ कि जब तक यह अहिंसा हाथ में नहीं आती तब तक सत्य मिल ही नहीं सकता। व्यवस्था या पद्धति के विरुद्ध झगड़ना शोभा देता है, पर व्यवस्थापक के विरुद्ध झगड़ा करना तो अपने विरुद्ध झगड़ने के समान है, क्योंकि हम सब एक ही कूंची से रचे गए हैं, एक ही ब्रह्मा की संतान हैं। व्यवस्थापक में अनंत शक्तियाँ निहित हैं। व्यवस्थापक का अनादर या तिरस्कार करने से उन शक्तियों का अनादर होता है, और वैसा होने पर व्यवस्थापक की ओर और संसार की हानि पहुंचती है। एक पुण्य स्मरण और प्रायश्चित। मेरे जीवन में ऐसी घटनाएं घटती ही रही हैं जिनके कारण मैं अनेक धर्मावलंबियों के और अनेक जातियों के गढ़ परिचय में आ सका हूँ। इन सब के अनुभवों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि मैंने अपने और पराये, देसी और विदेशी, गोरे और काले, हिंदू और मुसलमान अथवा ईसाई, पारसी या यहूदी के बीच कोई भेद नहीं किया। मैं कह सकता हूँ कि मेरा हृदय ऐसे भेद को पहचान ही न सका। अपने संबंध में मैं इस चीज़ को गुण नहीं मानता, क्योंकि जिस प्रकार अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आदि धर्मों की सिद्धि का प्रयत्न करने का और उस प्रयत्न के अब तक चलने का मुझे पूरा भान है, उसी प्रकार मुझे याद नहीं पड़ता कि ऐसे अभेद को सिद्ध करने का मैंने विशेष प्रयत्न किया हो। अब मैं डरबन में वकालत करता था। जब अक्सर मेरे मुहर्रिर मेरे साथ रहते थे, उनमें हिंदू और ईसाई थे, अथवा प्रांत की दृष्टि से कहूँ तो गुजराती और मद्रासी थे। मुझे स्मरण नहीं है कि उनके बारे में मेरे मन में कभी भेदभाव पैदा हुआ हो। मैं उन्हें अपना कुटुंबी मानता था, और यदि पत्नी की ओर से इसमें कोई बाधा आती तो मैं उससे लड़ता था। एक मुहर्रिर ईसाई था। उसके माता पिता पंचम जात के थे। हमारे घर की बनावट पश्चिमी शैली की थी। इसमें कमरों के अंदर मोरियां नहीं होती। मैं समझता हूँ कि होनी भी नहीं चाहिए। इससे हर एक कमरे में मोरी की जगह पेशाब के लिए खास बर्तन रखा जाता है। उसे उठाने का काम नौकर का न था, बल्कि हम पति पत्नी का था। जो मुहर्रिर अपने को घर का सा मानने लगते, वे तो अपने बर्तन खुद उठाते भी थे। यह पंचम कुल में उत्पन्न मुहर्रिर नया था, उसका बर्तन हमें ही उठाना चाहिए था। कस्तूरबाई दूसरे बर्तन तो उठाती थी, पर उस बर्तन को उठाना
उसे असहाय लगा, इससे हमारे बीच कलह हुआ। मेरा उठाना उससे सहा न जाता था और खुद उड़ाना उसे भारी हो गया था। आंखों से मोती की बूंदें टपकती, हाथ में बर्तन उठाती और लाल आंखों से मुझे उलाहना देकर सीढ़ियाँ उतरती हुई कस्तूरबाई का चित्र मैं आज भी खींच सकता हूँ। पर मैं तो जितना प्रेमी उतना ही क्रूर पति था। मैं अपने को उसका शिक्षक भी मानता था और इस कारण अपने अंधे प्रेम के वश होकर उसे खूब सताता था। यूँ उसके सिर्फ बर्तन उठा कर ले जाने से मुझे संतोष न हुआ। मुझे संतोष तभी होता जब वह उसे हंसते हुए ले जाती। इसलिए मैंने 2 बातें ऊंची आवाज़ में कहीं। मैं बड़बड़ा उठा, यह कलह मेरे घर में नहीं चलेगा। यह वचन कस्तूरबाई को तीर की तरह चुभ गया। वह भड़क उठी, तो अपना घर अपने पास रखो। मैं यह चली। मैंने उसका हाथ पकड़ा। सीढ़ियों के सामने ही बाहर निकलने का दरवाज़ा था। मैं उस असहाय अबला को पकड़कर दरवाजे तक खींच ले गया। दरवाज़ा आधा खोला। कस्तूरबाई की आंखों से गंगा जमुना बह रही थी। वह बोली, तुम्हें तो शर्म नहीं है, लेकिन मुझे है। जरा तो शर्माओ। मैं बाहर निकल कर कहाँ जा सकती हूँ? यहाँ मेरे माँ बाप नहीं है कि उनके घर चली जाऊँ। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारी डांट फटकार सहनी होगी। अब शर्माओ और दरवाज़ा बंद करो। कोई देखेगा तो 2 में से एक की भी शोभा नहीं रहेगी। मैंने मुंह तो लाल रखा पर शर्मिंदा जरूर हुआ। दरवाज़ा बंद कर दिया। यदि पत्नी मुझे छोड़ नहीं सकती थी तो मैं भी उसे छोड़कर कहाँ जा सकता था? हमारे बीच झगड़े तो बहुत हुए हैं, पर परिणाम सदा शुभ ही रहा। पत्नी ने अपनी अद्भुत सहनशक्ति द्वारा विजय प्राप्त की है। मैं यह वर्णन आज तटस्थ भाव से कर सकता हूँ, क्योंकि यह घटना हमारे बीते युग की है। आज मैं मोहांध पति नहीं हूँ, शिक्षक नहीं हूँ। कस्तूरबाई चाहे तो मुझे धमका सकती है। आज हम परखे हुए मित्र हैं, एक दूसरे के प्रति निर्विकार बनकर रहते हैं। कस्तूरबाई आज मेरी बीमारी में किसी बदले की इच्छा रखे बिना मेरी चाकरी करने वाली सेविका है। ऊपर की घटना सन 1898 की है। उस समय मैं ब्रह्मचर्य पालन के विषय में कुछ भी न जानता था। यह वह समय था जब मुझे इसका स्पष्ट भान न था कि पत्नी केवल सहधर्मिणी, सहचारिणी और सुख दुख की साथिन है। मैं यह जानता हूँ कि उन दिनों मैं यह मानकर चलता था कि पत्नी विषय भोग का भोजन है और पति की कैसी भी आज्ञा क्यों न हो उसका पालन करने के लिए वह सिरजी गई है। सन 1900 से मेरे विचारों में गंभीर परिवर्तन हुआ। उसकी परिणति सन 1906 में हुई, पर उसकी चर्चा हम यथास्थान करेंगे। यहाँ तो इतना कहना काफ़ी है कि जैसे जैसे मैं निर्विकार बनता गया, वैसे वैसे मेरी गृहस्थी शांत, निर्मल और सुखी होती गई है और आज भी होती जा रही है। इस पुण्य स्मरण से कोई यह न समझ ले कि हम दोनों आदर्श पति पत्नी हैं, अथवा मेरी पत्नी में कोई दोष ही नहीं है, या कि अब तो हमारे आदर्श एक ही हैं। कस्तूरबाई के अपने कोई स्वतंत्र आदर्श हैं या नहीं, सो यह बेचारी खुद भी नहीं जानती होगी। संभव है कि मेरे बहुतेरे आचरण उसे आज भी अच्छे न लगते हों। इसके संबंध में हम कभी चर्चा नहीं करते, करने में कोई सार नहीं। उसे ना तो उसके माता पिता ने शिक्षा दी और ना जब समय था तब मैं दे सका। पर उसमें एक गुण बहुत ही बड़ी मात्रा में है, जो दूसरी बहुत सी हिंदू स्त्रियों में न्यूनाधिक मात्रा में रहता है। अच्छा से हो चाहे अनिच्छा से, इच्छा से हो चाहे अनिच्छा से, ज्ञान से हो चाहे अज्ञान से, उसने मेरे पीछे पीछे चलने में अपने जीवन की सार्थकता समझी है और स्वच्छ जीवन बिताने के मेरे प्रयत्न में मुझे कभी रोका नहीं है। इस कारण यद्यपि हमारी बुद्धि शक्ति में बहुत अंतर है, फिर भी मैंने अनुभव किया है कि हमारा जीवन संतोषी, सुखी और ऊर्ध्वगामी है। गूढ़ यूरोपीय संबंध। इस प्रकरण को लिखते समय प्रसंग ऐसा आ गया है जब मुझे पाठकों को यह बताना चाहिए कि सत्य के प्रयोगों की यह कथा किस प्रकार लिखी जा रही है। जिस प्रकार मैंने हिंदुस्तानी मुहर्रिरों और दूसरों के घर में अपने कुटुंबियों की तरह रखा था, उसी प्रकार मैं अंग्रेज़ों को भी यह रखने लगा। मेरा यह व्यवहार मेरे साथ रहने वाले सब लोगों के अनुकूल न था, पर मैंने उन्हें हठपूर्वक अपने घर रखा था। कह नहीं सकता कि सबको रखने में मैंने हमेशा बुद्धिमानी ही की थी। कुछ संबंधों के कड़वे अनुभव भी प्राप्त हुए थे, किंतु ऐसे अनुभव तो देशी विदेशी दोनों के संबंध में हुए। कड़वे अनुभवों के लिए मुझे पश्चाताप नहीं हुआ। कड़वे अनुभवों के होते हुए और यह जानते हुए भी कि मित्रों को असुविधा होती है और कष्ट उठाना पड़ता है, मैंने अपनी आदत नहीं बदली और मित्रों ने उसे उदारतापूर्वक सहन किया है। नए नए मनुष्यों के साथ के संबंध
जब मित्रों के लिए दुखद सिद्ध हुए हैं तब उनका दोष उन्हें दिखाने में मैं हिचकिचाया नहीं हूँ। मेरी अपनी यह मान्यता है कि आस्तिक मनुष्यों में, जो अपने में विद्यमान ईश्वर में सब में देखना चाहते हैं, सबके साथ अलिप्त होकर रहने की शक्ति आनी चाहिए। और ऐसी शक्ति तभी विकसित की जा सकती है जब जहाँ जहाँ अनखोजे अवसर आवें, वहाँ वहाँ उनसे दूर न भागकर नए नए संपर्क स्थापित किए जाएं और वैसा करते हुए भी राग द्वेष से दूर रहा जाए। इसलिए जब वॉर ब्रिटिश युद्ध शुरू हुआ तब अपना घर भरा होते हुए भी मैंने जोहानिसबर्ग से आए हुए 2 अंग्रेज़ों को अपने यहाँ टिका लिया। दोनों थियोसॉफिस्ट थे। उनमें से एक का नाम किचन था। इनकी चर्चा हमें आगे भी करनी होगी। इन मित्रों के सहवास ने भी धर्मपत्नी को रुलाया ही था। मेरे कारण उसके हिस्से में रोने के अनेक अवसर आए हैं। बिना किसी पर्दे के इतने निकट संबंध में अंग्रेज़ों को घर में रखने का यह मेरा पहला अनुभव था। इंग्लैंड में मैं उनके घरों में अवश्य रहा था, पर उस समय मैं उनकी रहन सहन की मर्यादा में रहा था और वह रहना लगभग होटल में रहने जैसा था। यहाँ बात उससे उल्टी थी। ये मित्र कुटुंब के व्यक्ति बन गए थे। उन्होंने बहुत कुछ भारतीय रहन सहन का अनुसरण किया था। यद्यपि घर के अंदर बाहर का साज सामान अंग्रेजी ढंग का था, तथापि अंदर की रहन सहन और खान पान आदि मुख्यतः भारतीय थे। मुझे याद है कि इन मित्रों को रहने में कई कठिनाइयाँ खड़ी हुई थीं, लेकिन मैं ये अवश्य कह सकता हूँ कि दोनों व्यक्ति घर के दूसरे लोगों के साथ पूरी तरह हिल मिल गए थे। जोहानिसबर्ग में यह संबंध डरबन से भी अधिक आगे बढ़े। अंग्रेज़ों से परिचय। एक बार जोहानिसबर्ग में मेरे पास 4 हिंदुस्तानी कारकुन हो गए थे। मैं नहीं कह सकता कि उन्हें कारकुन मानूं या बेटे, किंतु इससे मेरा काम न चला। टाइपिंग के बिना मेरा काम चल ही नहीं सकता था। टाइपिंग का जो थोड़ा सा ज्ञान था सो मुझे ही था। इन 4 नौजवानों में से 2 को मैंने टाइपिंग सिखाया, किंतु अंग्रेजी का ज्ञान कम होने से उनका टाइपिंग कभी अच्छा ना हो सका। फिर उन्हीं में से मुझे हिसाब नवीस भी तैयार करने थे। नेटाल से अपनी इच्छानुसार मैं किसी को बुला न सकता था, क्योंकि बिना परवाने के कोई हिंदुस्तानी दाखिल नहीं हो सकता था, और अपनी सुविधा के लिए मैं अधिकारियों से मेहरबानी की भीख मांगने को तैयार न था। मैं परेशानी में पड़ गया। काम इतना बढ़ गया था कि कितनी ही मेहनत क्यों न की जाए, मेरे लिए यह संभव नहीं रहा कि वकालत और सार्वजनिक सेवा दोनों को ठीक से कर सकूं। मुहर्ररी के लिए अंग्रेजी स्त्री पुरुषों के मिलने पर मैं उन्हें ना रखूं, ऐसी कोई बात नहीं, पर मुझे यह डर था कि काले आदमी के यहाँ क्या गोरे नौकरी करेंगे। लेकिन मैंने प्रयत्न करने का निश्चय किया। टाइप राइटिंग एजेंट से मेरी थोड़ी पहचान थी। मैं उसके पास गया और उससे कहा कि जिसे काले आदमी के अधीन नौकरी करने में अड़चन ना हो, ऐसे टाइप राइटिंग करने वाले गोरे भाई या बहनों को वह मेरे लिए खोज दे। दक्षिण अफ्रीका में शॉर्ट हैंड लिखने और टाइप का काम करने वाली अधिकतर बहनें ही होती हैं। इस एजेंट ने मुझे वचन दिया कि ऐसा आदमी प्राप्त करने का वह प्रयत्न करेगा। उसे मिस डिक नामक एक स्कॉच कुमारिका मिल गई। यह महिला हाल ही में स्कॉटलैंड से आई थी। उसे प्रामाणिक नौकरी कहीं भी करने में कोई आपत्ति न थी। उसे तत्काल काम पर लगना था। उक्त एजेंट ने इस बहन को मेरे पास भेज दिया। उसे देखते ही मेरी आंखें उस पर टिक गईं। मैंने उससे पूछा, आपको हिंदुस्तानी आदमी के अधीन काम करने में कोई अड़चन तो नहीं है? उसने दृढ़तापूर्वक उत्तर दिया, बिल्कुल नहीं। आप वेतन कितना लेंगी? उसने जवाब दिया, क्या 17.5 पाउंड आपके ख्याल में अधिक होंगे? आपसे मैं जितने काम की आशा रखता हूँ उतना काम आप करेंगी तब तो मैं इसे बिल्कुल अधिक नहीं समझूंगा। आप काम पर कब से आ सकेंगी? आप चाहें तो इसी क्षण से। मैं बहुत खुश हुआ और उस बहन को उसी समय अपने सामने बैठाकर मैंने पत्र लिखवाना शुरू कर दिया। उसने केवल मेरे कारकुन का ही नहीं बल्कि मैं मानता हूँ कि सगी लड़की अथवा बहन का पद तुरंत ही सहज भाव से ले लिया। मुझे उसे कभी ऊंची आवाज़ में कुछ कहना ना पड़ा। शायद ही कभी उसके काम में कोई गलती निकालनी पड़ी हो। इस समय ऐसा था जब हजारों पाउंड की व्यवस्था उसके हाथ में थी और वह हिसाब किताब भी रखने लगी थी। उसने संपूर्ण रूप से मेरा विश्वास संपादन कर लिया था, लेकिन मेरे मन में बड़ी बात यह थी कि मैं उसकी गुहातम भावनाओं को जानने जितना उसका विश्वास संपादन कर सका था। अपना साथी पसंद करने में उसने मेरी सलाह ली थी। कन्यादान देने का सौभाग्य भी मुझे ही प्राप्त हुआ था। मिस डिक जब मिसेज मैकडॉनल्ड बन गई तब उन्हें मुझसे अलग होना पड़ा। यद्यपि विवाह के बाद भी काम की अधिकता होने पर मैं जब चाहता उनसे काम लेता था।
किंतु ऑफिस में एक अस्थायी शॉर्ट हैंड राइटर की आवश्यकता तो थी ही। एक महिला इसके लिए भी मिल गई। नाम था मिस स्लेसिन। उसे मेरे पास लाने वाले मिस्टर कैलनबैक थे, जिनका परिचय पाठकों को आगे चलकर होगा। इस समय यह महिला एक हाई स्कूल में शिक्षिका का काम कर रही हैं। जब वह मेरे पास आई थी उसकी उम्र कोई 17 साल की रही होगी। उसकी कुछ विचित्रताओं से मिस्टर कैलनबैक और मैं हार जाते थे। उसके स्वभाव में कहीं रंग द्वेष तो था ही नहीं। उसे किसी की परवाह भी नहीं थी। वह किसी का भी अपमान करने से डरती न थी और अपने मन में जिसके बारे में जो विचार आते सो कहने में संकोच न करती थी। अपने इस स्वभाव के साथ कारण वह कभी कभी मुझे परेशानी में डाल देती थी, लेकिन उसका सरल और शुद्ध स्वभाव सारी परेशानी दूर कर देता था। अंग्रेजी के उसके ज्ञान को मैंने हमेशा अपने से ऊंचा माना था। इस कारण और उसकी वफादारी पर पूरा विश्वास होने के कारण इसके द्वारा टाइप किए गए बहुत से पत्रों को उन्हें दोबारा जांचे बिना ही मैं हस्ताक्षर कर दिया करता था। उसकी त्यागवृत्ति का पार न था। उसने एक लंबे समय तक मुझसे प्रति मास सिर्फ 6 पाउंड लिए और 10 पाउंड से अधिक वेतन लेने से तो उसने अंत तक साफ इनकार किया। जब कभी मैं अधिक लेने को कहता, वह मुझे धमकाती और कहती, मैं वेतन लेने के लिए यहाँ नहीं रही हूँ। मुझे आपके साथ यह काम करना अच्छा लगता है और आपके आदर्श मुझे पसंद हैं, इसलिए मैं यहाँ टिकी हूँ। एक बार आवश्यकता होने से उसने मुझसे 40 पाउंड लिए थे, पर कर्ज के तौर पर। पिछले साल उसने वह सारे पैसे लौटा दिए। जैसी उसकी त्यागवृत्ति तीव्र थी, वैसी ही उसकी हिम्मत भी थी। मुझ स्फाटिक मणि जैसे पवित्र और छत्री को भी चौधियाने वाली वीरता से युक्त जिन महिलाओं के संपर्क में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उनमें से एक इस बाला को मैं मानता हूँ। अब तो वह बड़ी उम्र की प्रौढ़ कुमारिका है। आज की उनकी मानसिक स्थिति से मैं पूरी तरह परिचित नहीं हूँ, पर मेरे अनुभवों में इस बाला का अनुभव मेरे लिए सदा पुण्य स्मरण बना रहेगा। इसलिए मैं जो जानता हूँ वह न लिखूँ तो सत्य का द्रोही बनूँ। काम करने में उसने रात या दिन का कोई भेद कभी नहीं जाना। वह आधी रात को भी जहाँ जाना होती अकेली चली जाती। अगर मैं किसी को उसके साथ भेजने का विचार करता तो मुझे लाल आंखें दिखाती। हजारों बड़ी उम्र के हिंदुस्तानी भी उसे आदर की दृष्टि से देखते थे और उसका कहा करते थे। जब हम सब जेल में थे, शायद ही कोई जिम्मेदार आदमी बाहर रहा था, तब वह अकेली सत्याग्रह की समूची लड़ाई को संभाले हुई थी। स्थिति यह थी कि लाखों का हिसाब उसके हाथ में, सारा पत्र व्यवहार उसके हाथ में और इंडियन ओपिनियन भी उसके हाथ में। फिर भी वह थकना तो जानती ही न थी। मिस स्लेसिन के विषय में लिखते हुए मैं थक नहीं सकता, पर गोखले का प्रमाण पत्र देकर मैं प्रकरण समाप्त करूंगा। गोखले ने मेरे सब साथियों का परिचय प्राप्त किया था। यह परिचय करके उन्हें बहुतों के विषय में बहुत संतोष हुआ था। उन्हें सबके चरित्र का मूल्यांकन करने का शौक था। सारे हिंदुस्तानी तथा यूरोपियन साथियों में उन्हें मिस स्लेसिन को प्रधानता दी थी। उन्होंने कहा था, इतना त्याग, इतनी पवित्रता, इतनी निर्भयता और इतनी कुशलता मैंने बहुत थोड़ों में देखी है। मेरी दृष्टि में तो मिस स्लेसिन तुम्हारे साथियों में प्रथम पद की अधिकारिणी है। इंडियन ओपिनियन। कुछ और भी दूसरे यूरोपियनों के गाढ़ परिचय की चर्चा करनी रह जाती है, पर उससे पहले 2-3 महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख करना आवश्यक है। एक परिचय तो यहीं दे दूं, मिस डिक को नियुक्त करके ही मैं अपना काम पूरा कर सकूं ऐसी स्थिति न थी। मिस्टर रीच के बारे में मैं पहले लिख चुका हूं। उनमें मेरा अच्छा परिचय था। वह एक व्यापारी फर्म के संचालक थे, पर मैंने उन्हें सुझाया कि वहां से मुक्त होकर वह मेरे साथ आर्टिकल क्लर्क का काम करें। मेरा सुझाव उन्हें पसंद आया और वह ऑफिस में दाखिल हो गए। काम का मेरा बोझ हल्का हो गया। इसी अरसे में श्री मदनजीत ने इंडियन ओपिनियन अखबार निकालने का विचार किया। उन्होंने मेरी सलाह और सहायता मांगी। छापा खाना तो वह चला ही रहे थे। अखबार निकालने के विचार से मैं सहमत हुआ। सन 1904 में इस अखबार का जन्म हुआ। मनसुख लाल नाजर इसके संपादक बने, पर संपादन का सच्चा बोझ तो मुझ पर ही पड़ा। मेरे भाग्य में प्रायः हमेशा दूर से ही अखबार की व्यवस्था संभालने का योग रहा है। मनसुख लाल नाजर संपादक का काम न कर सके, ऐसी कोई बात न थी। उन्होंने देश में कई अखबारों के लिए लेख लिखे थे, पर दक्षिण अफ्रीका के अटपटे प्रश्नों पर मेरे रहते उन्होंने स्वतंत्र लेख लिखने की हिम्मत नहीं की।
उन्हें मेरी विवेक शक्ति पर अत्यधिक विश्वास था कि वो जिन जिन विषयों पर कुछ लिखना जरूरी होता उन पर लिखकर भेजने का बोझ वह मुझ पर डाल देते थे। यह अखबार साप्ताहिक था और जैसा कि आज भी है, आरंभ में तो वह गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में निकलता था, पर मैंने देखा कि तमिल और हिंदी विभाग नाम मात्र के थे। मुझे लगा कि उनके द्वारा समाज की कोई सेवा नहीं होती। उन विभागों को रखने में मुझे सत्य का आभास हुआ तो उन्हें बंद करके मैंने शांति प्राप्त की। मैंने यह कल्पना नहीं की थी कि इस अखबार में मुझे कुछ अपने पैसे लगाने पड़ेंगे, लेकिन कुछ ही समय में मैंने देखा कि अगर मैं पैसे ना दूं तो अखबार चल ही नहीं सकता। मैं अखबार का संपादक नहीं था, फिर भी हिंदुस्तानी और गोरे दोनों यह जानने लग गए थे कि उसके लेखों के लिए मैं ही जिम्मेदार था। अखबार ना निकलता तो भी कोई हानि न होती, पर निकलने के बाद उसके बंद होने से हिंदुस्तानियों की बदनामी होगी और समाज को हानि पहुंचेगी, ऐसा मुझे प्रतीत हुआ। मैं उसमें पैसे उड़ेलता गया और कहा जा सकता है कि आखिर ऐसा भी समय आया जब मेरी पूरी बचत उसी पर खर्च हो जाती थी। मुझे ऐसे समय की याद है जब मुझे हर महीने 75 पाउंड भेजने पड़ते थे। किंतु इतने वर्षों के बाद मुझे लगता है कि इस अखबार ने हिंदुस्तानी समाज की अच्छी सेवा की है। इससे धन कमाने का विचार तो शुरू से ही किसी का नहीं था। जब तक वह मेरे अधीन था, उसमें किए गए परिवर्तन मेरे जीवन में हुए परिवर्तनों के द्योतक थे। जिस तरह आज यंग इंडिया और नवजीवन मेरे जीवन के कुछ अंशों के निचोड़ रूप हैं, उसी तरह इंडियन ओपिनियन था। उसमें मैं प्रति सप्ताह अपनी आत्मा उड़ेलता था और जिसे मैं सत्याग्रह के रूप में पहचानता था उसे समझाने का प्रयत्न करता था। जेल के समयों को छोड़कर 10 वर्षों के अर्थात 1914 तक के इंडियन ओपिनियन के शायद ही कोई अंक ऐसे होंगे जिनमें मैंने कुछ ना लिखा हो। इनमें मैंने एक भी शब्द बिना विचारे, बिना तौले लिखा हो या किसी को केवल खुश करने के लिए लिखा हो अथवा जानबूझकर अतिशयोक्ति की हो, ऐसा मुझे याद नहीं पड़ता। मेरे लिए यह अखबार संयम की तालीम सिद्ध हुआ था। मित्रों के लिए वह मेरे विचारों को जानने का माध्यम बन गया था। आलोचकों को उसमें से आलोचना के लिए बहुत कम सामग्री मिल पाती थी। मैं जानता हूं कि उसके लेख आलोचकों को अपनी कलम पर अंकुश रखने के लिए बाध्य करते थे। इस अखबार के बिना सत्याग्रह की लड़ाई चल नहीं सकती थी। पाठक समाज इस अखबार को अपना समझकर इसमें से लड़ाई का और दक्षिण अफ्रीका के हिंदुस्तानियों की दशा का सही हाल जानता था। इस अखबार के द्वारा मुझे मनुष्य के रंग बिरंगे स्वभाव का बहुत ज्ञान मिला। संपादक और ग्राहक के बीच निकटता का और स्वच्छ संबंध स्थापित करने की ही धारणा होने से मेरे पास हृदय खोल कर रख देने वाले पत्रों का ढेर लग जाता था। उसमें तीखे, कड़वे, मीठे यों भांत भांति के पत्र मेरे नाम आते थे। उन्हें पढ़ना, उन पर विचार करना, उनमें से विचारों का सार लेकर उत्तर देना, यह सब मेरे लिए शिक्षा का उत्तम साधन बन गया था। मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि मानो इसके द्वारा मैं समाज में चल रही चर्चाओं और विचारों को सुन रहा हूँ। मैं संपादक के दायित्व को भली भांत समझने लगा और मुझे समाज के लोगों पर जो प्रभुत्व प्राप्त हुआ उसके कारण भविष्य में होने वाली लड़ाई संभव हो सकी, वह सुशोभित हुई और उसे शक्ति प्राप्त हुई। इंडियन ओपिनियन के पहले महीने के कामकाज से ही मैं इस परिणाम पर पहुंच गया था कि समाचार पत्र सेवा भाव से ही चलने चाहिए। समाचार पत्र एक जबरदस्त शक्ति है, किंतु जिस प्रकार निरंकुश पानी का प्रवाह गांव के गांव डुबो देता है और फसल को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार कलम का निरंकुश प्रवाह भी नाश की सृष्टि करता है। यदि ऐसा अंकुश बाहर से आता है तो वह निरंकुशता से भी अधिक विषैला सिद्ध होता है। अंकुश तो अंदर का ही लाभदायक हो सकता है। यदि यह विचारधारा सच हो तो दुनिया के कितने समाचार पत्र इस कसौटी पर खरे उतर सकते हैं। लेकिन निकम्मों को बंद कौन करे, कौन किसे निकम्मा समझे। उपयोगी और निकम्मे दोनों साथ साथ ही चलते रहेंगे। उनमें से मनुष्यों को अपना चुनाव करना होगा। कुली लोकेशन अर्थात भंगी बस्ती। हिंदुस्तान में हम अपनी बड़ी से बड़ी सेवा करने वाले भेड़, भंगी इत्यादि, जिन्हें हम अस्पृश्य समाज मानते हैं, गांव से बाहर अलग रखते हैं। गुजराती में उनकी बस्ती को ढेड़वाड़ा कहते हैं और इस नाम का उच्चारण करने में लोगों को नफरत होती है। इसी प्रकार यूरोप के ईसाई समाज में एक ज़माना ऐसा था जब यहूदी लोग अप्रिय माने जाते थे और उनके लिए जो ढेड़वाड़ा बसाया जाता था उसे घेटो कहते थे।
यह नाम असगुनिया माना जाता था। इसी तरह दक्षिण अफ्रीका में हम हिंदुस्तानी लोग ढेड़ बन गए हैं। एंड्रयूज के आत्म बलिदान से और शास्त्री जी की जादू की छड़ी से हमारी शुद्धि होगी और फलतः हम ढेड़ न रहकर सभ्य माने जाएंगे या नहीं, सो आगे देखना होगा। हिंदुओं की भांति यहूदियों ने अपने को ईश्वर की प्रीति पात्र और दूसरों को अप्रीति पात्र मानकर जो अपराध किया था उसका दंड उन्हें विचित्र और अनुचित रीति से प्राप्त हुआ था। लगभग उसी प्रकार हिंदुओं ने भी अपने को सुसंस्कृत अथवा आर्य मानकर अपने ही एक अंग को प्राकृत, अनार्य अथवा ढेड़ माना है। अपने इस पाप का फल वे विचित्र रीति से और अनुचित ढंग से दक्षिण अफ्रीका आदि उपनिवेशों में भोग रहे हैं और मेरी यह धारणा है कि उनमें से उनके पड़ोसी मुसलमान और पारसी भी जो उन्हीं के रंग के और देश के हैं फंस गए हैं। जोहानिसबर्ग के कुली लोकेशन को इस प्रकार का विषय बनाने का हेतु अब पाठकों की समझ में कुछ कुछ आ गया होगा। दक्षिण अफ्रीका में हम हिंदुस्तानी कुली के नाम से मशहूर हो गए हैं। यहाँ तो हम कुली शब्द का अर्थ केवल मजदूर करते हैं, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में इस शब्द का जो अर्थ होता है उसे ढेड़, पंचम आदि तिरस्कारवाचक शब्दों द्वारा ही सूचित किया जा सकता है। वहाँ कुलियों के रहने के लिए जो अलग अलग रखी जाती है, जो जगह अलग जगह रखी जाती है वह कुली लोकेशन कही जाती है। जोहानिसबर्ग में ऐसा एक लोकेशन था। दूसरे सब जगहों में जो लोकेशन बसाए गए थे जो आज भी मौजूद हैं उनमें हिंदुस्तानियों को कोई मालिकी का हक नहीं होता, पर जोहानिसबर्ग वाले लोकेशन में ज़मीन 99 वर्ष के लिए पट्टे पर दी गई थी। इसमें हिंदुस्तानियों की आबादी अत्यंत घनी थी, बस्ती बढ़ती थी और लोकेशन बढ़ नहीं सकता था। उसके पाखाने जैसे तैसे साफ अवश्य होते थे, पर इसके सिवा म्यूनिसिपैलिटी की ओर से और कोई विशेष देख रेख नहीं होती थी। वहाँ सड़क या रोशनी की व्यवस्था तो होती ही कैसे। इस प्रकार जहाँ लोगों के शौच आदि से संबंध रखने वाली व्यवस्था की भी किसी को चिंता नहीं थी, वहाँ सफाई भला कैसे होती। जो हिंदुस्तानी वहाँ बसे हुए थे वह शहर की सफाई और आरोग्य इत्यादि के नियम जानने वाले सुशिक्षित आदर्श हिंदुस्तानी नहीं थे। उन्हें म्यूनिसिपैलिटी की मदद अथवा उनकी रहन सहन पर म्यूनिसिपैलिटी की देखरेख की आवश्यकता न हो। यदि वहाँ जंगल में मंगल कर सकने वाले, धूल में से धान पैदा करने वालों की शक्ति वाले हिंदुस्तानी जाकर बसे होते तो उनका इतिहास सर्वथा भिन्न होता। ऐसे लोग बड़ी संख्या में दुनिया के किसी भी भाग में परदेश जाकर बसते पाए नहीं जाते। साधारणतः लोग धन और धंधे के लिए परदेश जाते हैं, पर हिंदुस्तान से मुख्यतः बड़ी संख्या में अपढ़, गरीब और दीन दुखी मजदूर ही गए थे। उन्हें तो पग पग पर रक्षा की आवश्यकता थी। उनके पीछे पीछे व्यापारी और दूसरे स्वतंत्र हिंदुस्तानी जो गए वे तो मुट्ठी भरी थे। इस प्रकार सफाई की रक्षा करने वाले विभाग की अक्षम्य असावधानी के कारण और हिंदुस्तानी बाशिंदों के अज्ञान के कारण आरोग्य की दृष्टि से लोकेशन की स्थिति बेशक खराब थी। म्यूनिसिपैलिटी ने उसे सुधारने की थोड़ी भी उचित कोशिश नहीं की, परंतु अपने ही दोष से उत्पन्न हुई खराबी को निमित्त मानकर सफाई विभाग ने उक्त लोकेशन को नष्ट करने का निश्चय किया और उस जमीन पर कब्जा करने का अधिकार वहाँ की धारा सभा से प्राप्त किया। जिस समय जोहानिसबर्ग में जाकर बसा था उस समय वहाँ की हालत ऐसी थी। वहाँ रहने वाले अपनी ज़मीन के मालिक थे, इसलिए उनको कुछ न कुछ नुकसानी देना जरूरी था। नुकसानी की रकम निश्चित करने के लिए एक खास अदालत कायम हुई थी। म्यूनिसिपैलिटी जो रकम देने को तैयार हो उसे मकान मालिक स्वीकार न करता तो उक्त अदालत द्वारा ठहराई हुई रकम उसे मिलती थी। यदि म्यूनिसिपैलिटी द्वारा सूचित रकम से अधिक रकम देने का निश्चय अदालत करती तो मकान मालिक के वकील का खर्च नियम के अनुसार म्यूनिसिपैलिटी को चुकाना होता था। इनमें से अधिकांश दावों में मकान मालिकों ने मुझसे अपना वकील किया था। मुझे इस काम से धन पैदा करने की इच्छा नहीं थी। मैंने उनसे कह दिया था, अगर आप जीतेंगे तो म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से जो भी खर्च मिलेगा उससे मैं संतोष कर लूँगा। मैंने उन्हें बताया कि इसमें से भी आधी रकम गरीबों के लिए अस्पताल बनाने या ऐसे ही किसी सार्वजनिक काम में खर्च करने के लिए अलग से रखने का मेरा इरादा है। स्वभावतः यह सुनकर वह बहुत खुश हुए। लगभग 70 मामलों में से एक में ही हार हुई तो मेरी फीस की रकम काफ़ी बढ़ गई, पर उसी समय इंडियन ओपिनियन की मांग मेरे सिर पर लटकी रही थी। अतएव लगभग 1600 पाउंड का चेक उसमें चला गया, ऐसा मेरा ख्याल है। इन दावों में मेरी मान्यता के अनुसार मैंने अच्छी मेहनत की थी। मोकलों की तो मेरे पास भीड़ ही लगी रहती थी। इनमें से प्रायः सभी उत्तर हिंदुस्तान के बिहार इत्यादि प्रदेशों से और दक्षिण तमिल तेलुगु प्रदेश के नामे के अनुसार आए थे और बाद में मुक्त होने पर स्वतंत्र धंधा करने लग गए थे। इन लोगों ने अपने दुख
खास दुखों को मिटाने के लिए स्वतंत्र हिंदुस्तानी व्यापारी वर्ग के मंडल से भिन्न एक मंडल की रचना की थी।